अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दूसरों के साथ शेयर कर लें। लाल बटन को दबाएं तो वो ब्लू हो जाता है। चेक करें ज़रा, चेक करें, जल्दी चेक करें। नीचे लाल बटन है, इस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबाएंगे ब्लू हो जाएगा। ओके गाइस, तो आज की हमारी वीडियो है कैन पाकिस्तान बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है कैन पाकिस्तान बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया यूपीएससी मेंस G32। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इंडिया और पाकिस्तान। दोस्तों, जब आप इन दोनों मुल्कों का नाम एक साथ सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? 2003 के वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर की बॉल पर सचिन तेंदुलकर का वो पॉइंट के फील्डर के सर के ऊपर से मारा हुआ आइकॉनिक सिक्सर, या अटारी बॉर्डर पे होने वाली लोअरिंग ऑफ द फ्लैग सेरेमनी, जिसके शौर्य को देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है? या फिर ये आपको उन वॉर्स की याद दिलाता है जिनमें भारत के वीर सपूतों ने अपना बलिदान देकर हमारी मातृभूमि की रक्षा की थी? या फिर कुछ और? एक दूसरे के पड़ोसी होने की वजह से इन दोनों देशों का इतिहास ऐसा रहा है कि इनका नाम साथ आने पर अच्छा या फिर बुरा दिमाग में कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है। 1947 ये वो साल था जिसने साउथ एशिया के आने वाले फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, क्योंकि इसमें जन्म हुआ दो ऐसे मुल्कों का जो असल में हमेशा से एक ही थे। बल्कि अगर हम गौर से देखें तो अपनी इनर सोल से ये आज भी एक ही हैं। पर 1947 के कुछ दशक पहले कुछ ऐसा घटित होने लगा जिसने इन कंट्रीज को दो अलग अलग हिस्सों में बांट के रख दिया। जो आज एक मुल्क हो सकता था, वो एक दूसरे के साथ 3323 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करने के लिए मजबूर हो गए। पर क्या आपने कभी ये सोचा कि क्या होता अगर भारत का बंटवारा इन दो अलग मुल्कों के रूप में कभी हुआ ही ना होता? दोस्तों, आइए आज का हमारा वीडियो इसी सोच के साथ शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक आपके यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ साथ एवर गोइंग इशू होने की वजह से इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके इंटरव्यू के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम और भी बातें वीडियो के अंत में करेंगे, पर फिलहाल के लिए शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। दोस्तों, इमेजिन करिए कि आपके पास एक खेत है और उस खेत में आप अपनी फसलें उगाते हैं। एक दिन आपके खेत के बीच में एक मेद बना दी गई और उसे दो हिस्सों में बांट दिया। अब सवाल यह है कि क्या इससे आपके खेत या उसकी मिट्टी की तासीर या फिर कैरेक्टर बदल जाएगा? नहीं ना, वो दोनों हिस्से अभी भी वैसे ही रहेंगे जैसे शुरुआत में थे। ऐसा ही कुछ इंडिया और पाकिस्तान के साथ हुआ, जिसे ब्रिटिश सरकार ने जाते जाते कुछ मुट्ठी भर धार्मिक तौर पे कट्टर लोगों के दबाव और अपने बुरी नीयत के चलते दो हिस्सों में बांट दिया। फिर भी खेत के उन दो हिस्सों की तरह बंटवारे के लगभग 75 साल बाद भी इन दोनों देशों में बहुत सी समानताएं देखने को मिलती हैं। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये देश अलग तो 75 साल पहले ही हुए हैं, पर उसके पहले हजारों साल से इनका इतिहास, संस्कृति और रहन सहन एक रहा है। इनकी मिट्टी एक है और उस मिट्टी के मानुष भी एक ही हैं। तो चलिए शुरुआत हम इनके इतिहास से ही करते हैं। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर यह कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इम्पॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ, मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पर, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी यूपीएससी का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा। इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 20 जुलाई है और क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करके अपनी यूपीएससी की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी IQ के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बात से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं।
दोस्तों हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक थी और इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे सिविलाइज्ड लाइफ के सबसे पुराने एविडेंसेस हमें यहीं से मिलते हैं। ये हड़प्पा आज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, वही पंजाब प्रांत जिसका ईस्टर्न मोस्ट पोर्शन इंडिया का पंजाब स्टेट है। अगर हम इस सिविलाइजेशन की बाकी साइट की लोकेशन को देखें तो हम ये पाएंगे कि इनमें से कुछ इंडिया में है और कुछ पाकिस्तान में। इससे ये बात साफ हो जाती है कि आज के इन दो देशों में सिविलाइज्ड सोसाइटी की शुरुआत एक साथ हुई थी और वो 4000 साल पहले से ही एक साथ फल फूल रहे हैं। यहाँ तक कि आर्यंस के साथ शुरू हुए वैदिक कल्चर की नींव भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के इसी इंडो पाक रीजन में रखी गई थी। इसके बाद आए मौर्यन डायनेस्टी के ग्रेट अशोका का एम्पायर हो, कुशन्स का एम्पायर हो या फिर गुप्ता एम्पायर हो, इन सब ने इंडिया और पाकिस्तान को एक सूत्र में बांध के रखा, क्योंकि तब तो पाकिस्तान नाम से कोई अलग एंटिटी या रीजन था ही नहीं। हालांकि इसके बाद आने वाले अरब्स और मुगल रूलर्स जो कि मिडिल ईस्ट रीजन से आकर सबसे पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आज के इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में ही बसे थे, इसीलिए कहना सही होगा कि इस टाइम के बाद यहाँ के कल्चर और रिलीजियस बिलीफ्स पे इनका असर कुछ ज़्यादा पड़ा। पर फिर भी मिडिवल एज में राजपूत, सल्तनत डायनेस्टी, मुगल्स और उसके बाद सिख ने इस एक सूत्र को और अधिक मजबूती दी। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शायद ये इस देश की मिट्टी ही थी जिसने समय के साथ आ रहे इन बदलावों के बाद भी इन्हें आपस में बांधे रखा। लेकिन अगर सब ऐसे ही चलता रहता तो आज ये दो अलग अलग मुल्कों में क्यों बंटता? इंडिया और पाकिस्तान नाम के दो अलग अलग एंटिटीज बनाए जाने का विचार हालांकि अर्ली 20th सेंचुरी में पनपा, पर इसकी नींव रखने और इस सोच को बढ़ावा देने में ब्रिटिश हुकूमत का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसकी शुरुआत उन्होंने हमारी यूनिटी को नेगेटिवली इफेक्ट करने के उद्देश्य से 1857 के रिवॉल्ट के कुछ समय बाद ही रख दी थी। वही यूनिटी जिसके चलते ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जवानों, देश की आम जनता और भारत के अनेकों रीजनल रूलर्स जिनमें ज्यादातर हिंदू थे, लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में एकजुट होकर 1857 में ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी थी। वो ब्रिटिश सरकार ही थी जिसने इस विद्रोह के बाद 1870s में मुस्लिम कम्युनिटी के एजुकेशनल डेवलपमेंट और रिफॉर्म के लिए सर सैयद अहमद खान द्वारा चलाए गए अलीगढ़ मूवमेंट को एक अलग ही रंग देने का काम किया, जिस प्रोग्रेसिव मूवमेंट का मेन मोटिव मुख्य धारा से कहीं पीछे छूट चुकी मुस्लिम कम्युनिटी को बेटर अपॉर्चुनिटीज दिलाना था और उन अपॉर्चुनिटीज के लिए इस कम्युनिटी को तैयार करना था। उसे ब्रिटिश सरकार ने अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से एक नए ताने बाने में बुन दिया। इसी का रिजल्ट था कि इस कम्युनिटी को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की गई कि मुस्लिम कम्युनिटी के पीछे रह जाने का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार की पॉलिसीज नहीं बल्कि हिंदू कम्युनिटी है, जो उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज छोड़ ही नहीं रही। और इन दो रिलीजियस कम्युनिटीज के इंटरेस्ट एक दूसरे से अलग हैं, जो तभी पूरे हो पाएंगे जब उन्हें एक दूसरे से छुटकारा मिलेगा। तो अगर उन्हें डेवलपमेंट चाहिए तो उन्हें अपना हक हिंदू से छीनना होगा, जिसमें ब्रिटिश सरकार उनकी मदद करने को तैयार है। दिसंबर 1906 में स्टैब्लिश हुई मुस्लिम लीग इसी मानसिकता की उपज थी, जिसका जन्म ही ब्रिटिश सरकार से मुस्लिम कम्युनिटी के बेनिफिट्स के बजाय मुस्लिम एलिट्स और एरिस्टोक्रेट्स के पर्सनल बेनिफिट के उद्देश्य से एक प्रेशर ग्रुप के रूप में हुआ था। इसी कड़ी में 1909 में हुए मोरेमिंटो रिफॉर्म्स भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को प्रमोट करते नजर आए, जिसमें इंडियंस के लिए मांगे जा रहे इलेक्टोरल एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स का सिला उन्होंने मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच खाई बनाने के उद्देश्य से मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के रूप में दिया। ऐसा करके वो भारत में पनप रहे अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट को धर्म के नाम पर बांटना चाहते थे। ये इसका आफ्टर इफेक्ट ही था जिसने ब्रिटिश सरकार के इस कदम के विरोध स्वरूप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदूवादी हट धर्मी मानसिकता का भी उदय किया और यहां से बोया गया सांप्रदायिकता की मानसिकता का बीज आगे चल के 1947 में इंडिया और पाकिस्तान की डिवीजन का कारण बना। दोस्तों, आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान नाम ही 1933 में चौधरी रहमत अली नाम के एक प्रो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने दिया था। इसके पहले इस नाम की कोई आइडेंटिटी जमीन पे तो छोड़िए किसी के जहन में भी नहीं थी, पर एक समय में भारत का ही एक पार्ट सो कॉल्ड पाकिस्तान आज हमारा पड़ोसी देश है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिस देश का जन्म ही इसलिए हुआ था कि यह देश इस्लाम को मानने वालों को प्राथमिकता देगा और इसीलिए उस समय की इंडियन मुस्लिम पॉपुलेशन से इन रिलीजियस फैनेटिक्स द्वारा यह अपील की गई कि अब उन्हें अपना देश मिल चुका है और अब उन्हें
उसी में रहना चाहिए। पर उस समय भी ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो इस कॉन्सेप्ट से एग्री नहीं करते थे। उन लोगों का मानना था कि कोई धर्म या उसको मानने वाले कुछ धर्मांध लोग ये फैसला नहीं कर सकते कि किसकी मातृभूमि कहाँ है और किसे कहाँ रहना चाहिए। उनका मानना था कि जिसने जहाँ जन्म लिया है वही मिट्टी उसकी माँ है, और अपनी इस सोच की वजह से ही बहुत से लोग बंटवारे के बाद भी भारत में ही रहे। इसलिए अगर हम आज की स्थिति में देखें तो दुनिया में मुस्लिम पॉपुलेशन के मामले में पाकिस्तान इंडोनेशिया के बाद सेकंड नंबर पे तो जरूर आता है, पर मुस्लिम पॉपुलेशन के मामले में पाकिस्तान से कुछ ही पीछे और तीसरे पायदान पे इंडिया है। और ये सेकंड और थर्ड की पोजीशन की अदला बदली भी अभी बीते 5 साल में ही हुई है। उसके पहले तो पार्टीशन के बाद से ही पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम्स मेजोरिटेरियन हिंदू पॉपुलेशन के बीच सर्वधर्म संभाव की भावना और इक्वल राइट्स के स्टेटस के साथ भारत में ही रह रहे थे। तो ऐसे में क्या वाकई ऐसे देश का कोई अस्तित्व है जिसका जन्म ही जिस उद्देश्य और मानसिकता के साथ हुआ था, उस उद्देश्य और मानसिकता का आधार ही गलत है? खैर दोस्तों, अब चलिए इस शॉर्ट हिस्टोरिक टूर के बाद हम अपने उसी क्वेश्चन पे वापस लौट आते हैं जिससे हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी कि क्या होता अगर भारत का बंटवारा इन दो अलग अलग देशों के रूप में कभी हुआ ही ना होता। दोस्तों, यदि कभी ऐसा हुआ ही ना होता तो सबसे पहले उन लाखों करोड़ों लोगों को इस बंटवारे का दर्द नहीं झेलना पड़ता, जिनके परिवार इस बंटवारे और उस फैले डिसऑर्डर से जन्मे सांप्रदायिक दंगों की वजह से बिखर के रह गए। वो लोग जिनका रहन सहन, खाना पीना, यहाँ तक कि बोल चाल तक एक दूसरे से इतने मिलते जुलते हैं कि इनमें अंतर पहचान पाना भी मुश्किल है। आज पाकिस्तानी या भारतीय दो अलग अलग नामों से नहीं जाने जाते और इनकी पहचान एक होती। जैसे अगर हम गौर से देखें तो इंडिया के पंजाब स्टेट में रहने वाले सिख और हिंदूज का रहन सहन और खान पान बाकी भारतीयों के मुकाबले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुस्लिम्स या हिंदूज से ज्यादा मिलता जुलता है, क्योंकि उनके परिवार सदियों से इसी प्रांत में एक साथ पल बढ़ रहे थे। इसीलिए उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस भले ही अलग अलग रही हो, पर उनके ट्रेडिशनल एंड कल्चरल वैल्यूज में काफी सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। इसी तरह हम वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदूज और मुस्लिम्स में ज्यादा सिमिलैरिटीज देख सकते हैं, स्पेशली तब जब हम उन्हें गुजरात के हिंदूज या केरला के मुस्लिम से कंपेयर करके देखते हैं। अगर हम क्रिकेट फैंस के नजरिए से देखें तो वसीम अकरम और सचिन तेंदुलकर एक ही टीम से खेलते हैं। भारत की गायकी की दुनिया पाकिस्तानी सिंगर्स जैसे उस्ताद फतेह अली खान साहब, नूर जहां और मेहंदी हसन जैसे फनकारों और संगीत से और अधिक रोशन हो जाती। हैदराबाद, लखनऊ, भोपाल और दिल्ली के मुगलाई क्यूजीन्स में कराची और लाहौर का नाम भी शामिल हो चुका होता। दोनों तरफ से वो परिवार जो इस सरहद की वजह से बढ़ गए, उन्हें अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए वीजा का इंतजार ना करना पड़ता। साउथ एशिया के ये दो न्यूक्लियर पावर्स अगर साथ में इंडिया एज अ यूनाइटेड फ्रंट होते तो शायद हमारा देश और भी ज्यादा मजबूती से खड़ा होता और सबसे अहम कश्मीर का मसला जन्म ही न लेता, जिसके चलते वहां की आवाम पिछले कई सालों से हिंसा के साए में जीने को मजबूर है। दोस्तों, सच बताइए, इस नजरिए से सोचने में दिल को एक सुकून सा तो महसूस होता ही है कि काश ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन शायद ये मंजर उतना सुनहरा भी नहीं होता जितना एक सरसरी निगाह पे देखने पे लगता है। चलिए आगे की बात करने से पहले हम फिर से अपने वीडियो पे थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपने अपने खेत के बीच में मेद बना दी थी और उसे 2 हिस्सों में बांट दिया था। हालांकि ऐसा करने से उस खेत की आइडेंटिटी बदलनी तो नहीं चाहिए थी, पर क्या होता अगर आप उस खेत के एक हिस्से और उसकी फसलों का पूरा ध्यान रखते और दूसरे हिस्से में खरपतवार और जंगली पौधे उगने के लिए उसे ऐसे ही छोड़ देते। इस केस में दोस्तों आपको उस खेत के दोनों हिस्सों में साफ अंतर देखने को मिलता, और यही हाल है आज इंडिया और पाकिस्तान का, जहां इंडिया एक और रोज नई बुलंदियों को छू रहा है, पाकिस्तान और नीचे गर्त में जाता जा रहा है। जहां इंडिया यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने की दौड़ में सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है, वहीं पाकिस्तान अपनी ऑर्गेनाइज्ड टेरर फंडिंग को ना रोक पाने के चलते FATF की ग्रे लिस्ट और बैकलिस्ट के बीच झूल रहा है। आज इंडिया वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और उसकी पर कैपिटा GDP 2020 में $1900 थी। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में ये लगभग $1200 थी, जो कि लगभग इंडिया की 3/5 है। इसके अलावा इंडिया बीते कई सालों से साउथ एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, जो अपनी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करते समय वर्ल्ड पावर्स की आंखों में आंखें डाल के अपने फैसले लेता है। इसका प्राइम एग्जाम्पल हम ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर में भी देख रहे हैं।
वहीं पाकिस्तान एक इकोनॉमिकली फेल्ड स्टेट के रूप में दुनिया भर के सामने अपने लोन्स के लिए बेल आउट मांग रहा है और अपने कंगाली के चलते चाइना के हाथ की कठपुतली बना हुआ है। पाकिस्तान पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट पे भी एक फेल्ड स्टेट है और ऐसा हम इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि उसके 75 साल के इतिहास में एक भी प्राइम मिनिस्टर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। वहां की चुनी हुई सरकार भी पाकिस्तानी आर्मी की शैडो में ही अपना राज चलाती है, जिससे पाकिस्तानी आर्मी कभी भी तख्ता पलट करके देश का शासन अपने हाथ में ले सकती है। ऐसी कंडीशन में डेमोक्रेसी और सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत तो धरे ही रह जाते हैं। फिर कौन फिक्र करे राइट्स ऑफ सिटीजन की, और क्या ही होगी उस देश की क्वालिटी ऑफ लाइफ। दोस्तों, दो देश जिनका इतिहास हमेशा से एक रहा और ये बंटवारे और ब्रिटिश सरकार से आजादी के बाद एक ही साथ अपने आगे के सफर पे निकले थे, वो महज 75 साल में ही इतने अलग अलग स्थिति में कैसे पहुंच गए। अब इसे ध्यान में रखते हुए ये सोचिए कि अगर आज दोनों मुल्क एक होते तो हम किस स्थिति में होते। 2021 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार जहां इस लिस्ट में पाकिस्तान 92nd पोजीशन पे था, इंडिया की रैंक 101 थी। ऐसे में सोच के देखिए कि इनकी कंबाइंड पॉपुलेशन जो कि 1.6 बिलियन से ज्यादा है, उसमें भुखमरी का ये बर्डन कितना भारी होता। इसी तरह इस पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए अनएम्प्लॉयमेंट का अनुमान भी लगाना मुश्किल है। जहां सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जून 2022 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में लगभग 8% अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसे अनऑफिशियल स्टडीज इससे कहीं ज्यादा आंकते हैं। वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की मार्च 2022 की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में यह आंकड़ा 31% है, जबकि उस समय की गवर्नमेंट इसे 7% के आसपास क्लेम कर रही थी। अपनी हिस्ट्री और कल्चर के अलावा एक फील्ड और है जिसमें ये दोनों देश बदकिस्मती से साथ खड़े दिखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 के अनुसार इंडिया इस रैंकिंग में 85th प्लेस पर था, जो कि एक चिंताजनक विषय है। लेकिन पाकिस्तान इसमें और भी अधिक दयनीय स्थिति में खड़ा दिखाई देता है क्योंकि वो 140th प्लेस पर है। इन सोशल पैरामीटर्स को छोड़कर अगर हम पाकिस्तान की हालिया स्थिति को भी देखें तो हम पाएंगे कि वो टेररिज्म, रेडिकलिज्म और एक्सट्रीमिज्म की गंभीर समस्या से जूझ रहा है, जिसके चलते वो बाकी दुनिया के लिए तो एक बड़ा खतरा बन ही रहा है, पर यहाँ उसकी आम जनता का रहना भी दूभर हो गया है। अपनी आर्मी, चाइना और रेडिकल टेररिस्ट के बीच में गेंद की तरह उछलता पाकिस्तान एक अनस्टेबल स्टेट में है, जिसमें वहां के कॉमन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा सफर कर रही है। ऐसे में इंडिया और पाकिस्तान के मर्जर की कल्पना करना भी रूह को झंझोर कर रख देता है। इसके साथ साथ अफगानिस्तान के हाल और स्पेशली वहां की सत्ता पर तालिबान का कंट्रोल होने के बाद उसके भविष्य को लेकर सभी चिंतित हैं। ऐसे में यदि यूनाइटेड इंडिया का बॉर्डर सीधा अफगानिस्तान से जुड़ा होता तो इसका हमारे देश पर क्या परिणाम होता, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। दोस्तों, खैर अब हम अपने इतिहास को तो नहीं बदल सकते और पास्ट में क्या ना हुआ होता उससे ज्यादा अहम यह है कि भविष्य में क्या होना चाहिए। अगर हम आज की स्थिति में देखें तो इंडिया के बेटर डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि उसके नेबरिंग कंट्रीज भी पीसफुल और खुशहाल हो, नहीं तो घुसपैठ, टेररिज्म और इन्फिल्ट्रेशन जैसी समस्याएं मुंह बाए खड़ी रहेंगी और इंडिया अपने इंटरनल इश्यूज को रिजॉल्व करने के बजाय इन्हीं में उलझा रहेगा। इसलिए इंडिया के भविष्य के लिए भी पाकिस्तान का स्टेबल होना जरूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स। तो इससे प्रेरणा लेते हुए साउथ एशिया और संपूर्ण विश्व की शांति के लिए यह जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान जैसे दो न्यूक्लियर पावर्स एक अच्छे पड़ोसियों की तरह अपने स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करें और आपसी विवाद में अपने रिसोर्सेज बर्बाद करने के बजाय उनका उपयोग अपनी आवाम की बेहतरी के लिए करें। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस जहां पे हमने डिस्कशन किया कि क्या पाकिस्तान भारत का हिस्सा हो सकता था या फिर हो सकता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है और कौन से वो नए डायमेंशंस हैं जिनको इस मुद्दे पे एक्सप्लोर किया जा सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में डिस्कशन किया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, पीस इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट presupposes amity between India and Pakistan. Examine. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छा, मैं ठीक है
सारी बातें ठीक हैं, हिस्ट्री के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से, मौजूदा सूरत हाल, मेरे हिसाब से एक वीडियो में सब कुछ दिखा दिया गया, तमाम सूरत हाल, तमाम कंडीशन। मुझे एक बात क्लियर नहीं हो रही कि सर सैयद के हवाले से, मैंने ख़ुद भी, हमारे यहाँ PhD में चैप्टर्स होते हैं बाकायदा, उर्दू की बुक्स में चैप्टर्स होते हैं सर सैयद अहमद ख़ान, और उसके अंदर ज़्यादा परमानेंट बात जो है वो यही होती है कि उनकी एक अलीगढ़ मूवमेंट थी और उसमें उन्होंने मुसलमानों को कहा कि आप एजुकेशन को हासिल करो, आप भी आगे बढ़ो। उसमें कहीं हिंदुओं का जिक्र नहीं था उस बात को लेकर। अगर मैं स्पेसिफिक वो बात करूं, उस टॉपिक की बात करूं, तो उसमें ये था कि आपको ब्रिटिश की ज़बान सीखनी चाहिए, उनकी इंग्लिश सीखनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान ब्रिटिश से जो उस वक्त दौरे हुकूमत में थे उनसे बहुत नफ़रत करते थे, हद से ज़्यादा नफ़रत करते थे। उनके जैसा लिबास पहनना, उनकी ज़बान बोलना, उनकी जो भी रस्म व रवाज उनको अपनाना बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो सर सैयद का सबसे बड़ा जो मेरी नज़र में नुमाया कदम था वो ये था कि वो मुसलमानों को कहते थे कि आप उनकी ज़बान सीखो, हम उनसे तब तक नहीं लड़ सकते जब तक हम उनके लेवल तक नहीं आ सकते। आप एजुकेशन को फ़रोग दो, आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को बढ़ाओ, तालीम दो, क्योंकि उस वक्त के जो लोग थे, मुस्लिम्स या हिंदूज़ जो भी हैं, वो ब्रिटिश से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करते थे। और नफ़रत अपनी जगह वजह थी वो ये, क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर हुकूमत करी थी, उन्होंने उनको ग़ुलाम बनाया था, बंदी बना कर रखा था, तो जिसकी वजह से उनके दिल में बहुत नफ़रत थी। मुझे एक बात क्लियर नहीं होती जब से लेकर अब तक, वो मेरा 6th-7th स्टैंडर्ड था, जब भी मैं यही सोचती थी यार सेपरेशन क्यों हो गया। हमें तो मसला ब्रिटिश से था। मैंने अपनी मदर से भी ये क्वेश्चन किया कि जब हम पर हुकूमत करने तो अंग्रेज़ आए थे और हमें उन्हें मार भगाना था, तो हम तो पूरे एक ही थे, इंडिया और पाकिस्तान तो एक ही थे, तो हम उनसे लड़ते लड़ते आपस में क्यों लड़ने लग गए, हम आपस में क्यों अलहदा हो गए, या वो जाते जाते हमारे बीच में फसाद करके और हमें डिवाइड एंड रूल के तहत बांट कर चले गए। बिल्कुल आपका सवाल भी सही है और सेम उसका जवाब भी आपने खुद दिया, तो इसमें कोई भी शक नहीं है। सबसे पहले तो हम ये नोट करते हैं कि हिंदू और मुस्लिम्स हज़ारों साल साथ रहे हैं। मसला कब हुआ? मसला जब अंग्रेज़ यहाँ आया। अच्छा, जब अंग्रेज़ आया तब भी मसला स्टार्ट नहीं हुआ था। अंग्रेज़ ने हिंदुस्तानियों की ताकत को कम करने के लिए ये यूज़ किया कि मुस्लिम्स के साथ, मुस्लिम्स को माइनॉरिटी यूज़ किया, मुस्लिम्स के दिलों में, यानी कि हिंदुओं को और विलेन दिखाकर, यानी कि हमारे दिलों में फसाद डाला, ये कहकर कि हिंदू तुम्हारे साथ गलत करते हैं, तुम्हें तुम्हारे राइट्स नहीं मिलते, तुम अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाओ। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ हिंदुओं के लिए ये कहा गया, हिंदुओं के दिल में नफ़रत इसलिए पैदा की गई कि सालों तक तुम्हारे पर इन्होंने हुकूमत की है, तो ये गलत है, ये गलत है, ये विलन है या ये नेगेटिव है। तो इस तरह से अच्छा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोग ख़रीदे। अंग्रेज़ के पास पैसा, उस पैसे की वजह से लोगों को ख़रीद के, देखिए अंग्रेज़ ख़ुद कुछ कहेगा तो लोग यकीन नहीं करेंगे, उसने अपने यहीं के लोगों को यूज़ किया। हमने एक वीडियो देखी थी अभिजीत चावड़ा की, जिन्होंने ये कहा था कि बाकायदा अंग्रेज़ ही ने मुस्लिम लीग मतलब बनवाई, या अंग्रेज़ ही गांधी जी को वहाँ लेके आए इंडिया में, अफ्रीका से, कब, जब लाना था, जब ज़रूरत थी। जो ये लोग कहते थे, अंग्रेज़ कहते थे, ये लोग वही कहते थे और वही आगे अपने आवाम को बताते थे। तो मुझे थोड़ी सी बात जो क्लियर नहीं होती है, हम अक्सर अपनी PhD की बुक्स में पढ़ते हैं। मुझे पता है, मुझे कभी कभी लगता है अभिजीत चावड़ा की वीडियोस देखने के बाद से मुझे 100% लगने लग गया है कि हमारा पूरा कोर्स जो डिज़ाइन हुआ है ना, ये उन्हीं के दौर में हुआ है, उन्होंने ही किया है। क्योंकि अक्सर हमारे कोर्स के अंदर, PhD की बुक के अंदर हम पढ़ते हैं, ये दो ऐसी कौमें थीं जो हज़ारों साल एक साथ रहकर भी जम ना हो सकी। ये दो ऐसी कौमें थीं जो हज़ारों साल एक साथ रहकर भी एक दूसरे में जम ना हो सकी। मुझे एक बात का जवाब दें, इस सवाल के अंदर ही मैं जवाब आपको बताऊं कि जब दो ऐसी कौमें थीं जो हज़ारों साल साथ में रहकर एक दूसरे में जम ना हो सकी, एक दूसरे को समझ ना सकी, एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहती थी, तो एक बात तो बताएं, हज़ारों साल साथ रही कैसे? बिल्कुल मेरी आपसे अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप मुझे नहीं पसंद करते, मैं आपको पसंद नहीं करती। मैं आपके साथ बमुश्किल 1 साल भी नहीं रहूँगी। मैं तो 1 महीने में आपको बोलूँगी कि मुझे अलग खित्ता चाहिए, मुझे अलग घर चाहिए, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मैं हज़ारों साल जब आपके साथ रही हूँ, हमारे ट्रेडिशन देख लें सेम है, हमारे कल्चर सेम है, हम खाते तक सेम है,
अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं वो नॉन वेज है, हज़ारों वहाँ पे हज़ारों नॉन वेज हैं, यहाँ पे हज़ारों नॉन वेज हैं, यहाँ पे हज़ारों वेज हैं, तो खाने को लेकर रहन सहन को लेकर तो ये नहीं हो सकता था। अच्छा, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी मदर से क्वेश्चन किया था कि यार हम तो इनसे लड़ रहे थे, मैंने उनसे डायरेक्टली ये पूछा कि हम तो ब्रिटिश से लड़ रहे थे, हमें तो अंग्रेज़ों को भगाना था, तो ये अंग्रेज़ों को भगाते भगाते हम आपस में कैसे भिड़ गए, हम आपस में क्यों लड़ने लग गए और हम क्यों सेपरेट हो गए। तो उन्होंने मुझे आगे से जवाब दिया कि हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यूज़ बहुत अलग थे और हम अपने मज़हब को लेकर वहाँ सिक्योर नहीं थे। तो मुझे एक बात उसी वक्त समझ नहीं आई कि जब हम अपने मज़हब को लेकर सही से हम उसके पैरोकार नहीं बन पा रहे थे या हम अपनी प्रैक्टिसेस नहीं कर पाते थे, तो हम हज़ारों साल साथ कैसे रहे थे। ठीक है ना, फिर तो हमने मज़हब छोड़ दिया होगा, मुस्लिम नहीं रहे होंगे। यहाँ अगर हम मुस्लिम बने, ऐसा तो नहीं था ना, हम वहाँ पे अपने मज़हब को लेकर चल रहे थे, हम अपनी प्रैक्टिसेस को लेकर चल रहे थे, सब कुछ ओके था, सब कुछ बढ़िया था। तो फिर मेन मुद्दा क्या रहा। अच्छा, हर जवाब में ही सवाल निकल आता है। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज़्यादा मस्जिदें हैं, ठीक है ना, ठीक है, जो हज़ारों सालों से हैं और वहाँ पे भी लोग इबादत करते हैं, करते थे, अभी भी करते हैं। सही। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, तो इंडिया में 25 करोड़ मुसलमान अभी भी हैं। तो वो कौन से वाले मुसलमान हैं और हम कौन से वाले मुसलमान हैं। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अगर ये बात कोई कहता है कि इबादत, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, बहुत अफसोस के साथ एक इस मुद्दे पे तो शायद किसी ने बात ही नहीं की होगी। हम कौन सी ऐसी, कितने हमारे, मिसाल के तौर पर इसको इस तरह समझ लो कि 100% में से कितने लोग मस्जिद जाते हैं। 5%। यकीन करें 95% लोग मस्जिद जाते ही नहीं हैं। शायद जुम्मा पढ़ते हैं, जुम्मे वाले दिन की एक नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अगर कई लोग और देखा जाए तो शायद ईद पे नमाज़ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो कौन सी इबादत का मसला था, आज हम 95% मस्जिद नहीं जाते। अभी तो हमने ये, आप ये कह रहे हो ना, ये मुल्क हमने लिया था मज़हब के लिए, तो हम तो 100% मुसलमान होते, मुत्तकी होते, परहेज़गार होते। हाँ, और हम जो है ना, मतलब गली कूचे में तो मतलब हमारे घर के बाहर और मतलब क्या हो रहा होता, ईमानदारी होती, सच्चाई होती, हम तो अपनी चीज़ों को लेकर चल रहे होते, हम अपनी प्रैक्टिसेस को लेकर चल रहे होते, हम कहाँ खड़े। तो सबसे पहली तो चीज़ ये हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और है। सबसे पहले तो ये है कि जिस चीज़ के लिए मुल्क बना वो चीज़ भी नहीं दिख रही, वो चीज़ भी नहीं है। दूसरी चीज़ भी नहीं है। मतलब है कि मिसाल के तौर पे अगर मुस्लिम कंट्री है और नॉन मुस्लिम कंट्री है तो वो भी नहीं है। हम ना इधर के ना हम उधर के, वो कहते हैं ना तीतर रहे ना बटेर रहे। अच्छा, उसका मसला है कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक होता तो क्या होता, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग है तो अब क्या है और आगे क्या। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आज से 20-25 साल पहले अगर ये बात होती तो शायद कोई ये कहता कि नहीं यार चलो ठीक है, अगर हमें अपना मुसलमानों को एक कंट्री मिल गया है जो पाकिस्तान मुस्लिम के नाम पे बना है, इस्लाम के नाम पे बना है, तो ठीक है, बन गया, ठीक है, तरक्की करें, आगे बढ़ें, मोहब्बत भाईचारा पड़ोस में हो, सब कुछ हो। लेकिन आज अगर मुझसे ये कोई पूछे कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन गए हैं तो क्या ये सही है, तो मैं आज की कंडीशन से हिसाब से कहूँ, आज जो हालात में कहूँ कि पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है। पाकिस्तान का जो एक ट्रैक था चलने का, तरक्की का, कामयाबी का, लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो, लोगों की खुशहाल हो। अब अमेरिका में भी रह के आप इस्लाम नमाज़ पढ़ सकते हो, रोज़े रख सकते हो, ठीक है, तो वो नहीं है कि किसी ज़मीन पे आप अपने मज़हब के हिसाब से नहीं चल सकते हो। तो ये तो एक, और वहाँ पे 25 करोड़ मुसलमान हैं ना, अपने मज़हब के साथ ही हैं, वो हिंदू तो नहीं बनते। वो थोड़े कच्चे मुसलमान हैं मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो। क्या वो थोड़े कच्चे मुसलमान हैं या वो आधे मुसलमान हैं? इतनी बड़ी बात उन्होंने उसी वक्त कही जब सेपरेशन हो रहा था, बहुत सारे मुसलमान नहीं आए, वही वाले मुसलमान। तो उन्होंने कहा कि हमारी मदरलैंड तो यही है जहाँ हम पैदा हुए हैं। ठीक है ना, मज़हब के नाम पे इसको छोड़ना गलत है। नहीं, अगर मज़हब के नाम पे भी तो मैं ये कहूँगा कि कौन सा हमने मजहबी मुल्क बना दिया, यहाँ पर एक बंदा कत्ल करके ये हो सकता था, बाहर घूम रहा है। हाँ। एक बंदा गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा है, एक शख्स रेप करने के बाद, पैसे देने के बाद बाहर घूम रहा है। तो ये कौन सा, अगर देखा जाए, मैं इतना समझी हूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक बात हो सकती थी, उसके ऊपर मुल्क बनता, मैं अप्रिशिएट करती हूँ।
और मैं अभी भी बोलती कि हाँ सही बनना चाहिए था। अगर वो इमरजेंसी नाफिज करवा देते कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ हिंदू रहेंगे, आपको अपना मज़हब छोड़ना होगा, नहीं तो आप कहीं और जाओ, फिर समझ में तो आता। फिर हम हाथ उठाते हैं, हम कहते हैं हाँ यार वो तो हमें हमारा रिलीजन फॉलो नहीं करने दे रहे, तो हमें तो जाना ही जाना पड़ेगा। यार उन्होंने ऐसी कोई इमरजेंसी थोड़ी लगा दी थी आप पर। बिल्कुल। आप लोग कौन हो, क्यों भिड़ गए आपस में, क्यों अलग हो गए, नहीं समझ आता। मैं कह और रहा फिर आगे की भी कंडीशंस अगर हम देखें, मैं तो कहती हूँ कोई कंपटीशन है ही नहीं हमारा। मैं नहीं कहती, मैं ही कहती हूँ उस रेस में हम खड़े ही नहीं हैं कहीं। इस वक्त जो हालात है, मैं कहूँगा कि हम 75 साल तक गलत तरीके से चलाते रहे कंट्री को, हमें कंट्री चलाना ही नहीं आया। सही। हमारे ऊपर मतलब इस तरह के मामला चलते रहे कि आवाम के ऊपर प्रेशर, आवाम के ऊपर गुर्बत से गुर्बत, महंगाई से महंगाई, परेशानियों मज़ीद परेशानियाँ। मैं कहूँगा कि इस खित्ते के लोगों ने ना बहुत परेशानियाँ देखी और आज तक देख रहे हैं। तो अब भी इस वक्त कहूँ कि वाकई जो एक ट्रैक था चलने का, वो हमारा एक बहुत ही गलत ट्रैक चल गया। 75 साल हम लोग दोनों ने गुजार दिए। इंडिया आज 75 साल में कहाँ से कहाँ खड़े हो गया, और आज हम 75 साल, ये अगर नक्शा देखा जाए तो आप आगे खुद ही समझदार हैं कि क्या जुमला होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये भी है, उन्होंने खुद इस वीडियो में मेंशन कर दिया, तमाम मामला को बताने के बाद उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा जो सफ़र करे हैं वो उनकी आवाम कर रही। बिल्कुल। और बिल्कुल मैं ये कहूँगी शायद कुछ छुपा नहीं है, कुछ ढका छुपा नहीं है उनसे। उनको सब खबर है, उनको सब पता है, उनको हमारे हालात के बारे में इस हद तक पता है कि उन्हें पता है कि किसी का कुछ नहीं जा रहा। सबसे ज़्यादा जो पिस रहे हैं वो हम पिस रहे हैं, जो हम जूझ रहे हैं इस कंडीशन से, इस सिचुएशन से, कि हमारे दिल से पूछें आप, और बस हम जानते हैं, हमारा अल्लाह जानता है। बाकी किसी को, गवर्नमेंट को फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमारे पॉलिटिशियंस को फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमारे जो लीडर्स हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, एक चीज़ मुझे और लगती है कभी कभी शायद कि एक तरह से शायद सही इस तरह से हुआ, अगर ये नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है शायद, तो आज शायद हो सकता है कई ज़्यादा टुकड़े हो चुके होते बाद में। कैसे? मिसाल के तौर पर जैसे हर इलाके से तंजीमें उठती हैं, हमें अपना कंट्री चाहिए, हमें हकूक़ चाहिए। सबसे पहले तो बहुत बड़े देश को 2 टुकड़ों में हो गए, तो हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो, अनुमान, प्रेडिक्शन, कि कहीं सिंध जो है वो एक अलग मुल्क होता आगे चल के। मिसाल के तौर पर उस वक्त नहीं, 47 में नहीं, आज 2022 है, हो सकता है 2000 में, हो सकता है 95 में, जब जंगें हुई और मसले मसाइल हुए, रशिया वाला मसला हुआ, तो हो सकता है कि पंजाब एक अलग कंट्री होता, सिंध एक अलग कंट्री होता, तमिलनाडु एक अलग कंट्री होता। आगे चल के शायद ऐसा देखिए, सबसे पहले तो आपके अंदर आइडियोलॉजी कब पैदा होती है, आपके अंदर यूनिटी कब पैदा होती है, जब आपका बराबर में कोई दुश्मन होता है, या आपको पता होता है कि यार मसला है बराबर में, हमें एक होना चाहिए, मसला है बराबर में। जब आप सभी एक हो, कोई आपको कोई चीज़ यूनिटी नहीं दे रही, आपको कोई चीज़ एका नहीं दे रही, मिसाल के तौर पर मज़हब भी है, रस्म व रवाज भी हैं, पंजाब का थोड़ा सा कल्चर अलग है, बंगाल का अलग है, सिंध का अलग है, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टुकड़े ना हो जाते। एक सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रेडिक्शन कह लो, या किसको क्या कह सकते हैं, एक तस्वुर कह सकते हो। हाँ वो तो है, लेकिन मैं एग्री नहीं करती, क्योंकि उन्होंने अभी क्या, आपको क्या लगता है इंडिया में अभी कल्चर कम है? बहुत है। अब वेस्ट बंगाल को ले लें आप, केरला को ले लें आप, तो मैं बता रहा हूँ ना कि उसकी मतलब बहुत अंतर है, बहुत फ़र्क है। मुझे ऐसा लग रहा है टुकड़े तो नहीं होते, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी समझदारी से काम लिया जाता। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके हवाले से हमेशा कहा जाता है कि उन्होंने यूनिट करके रखा, उन्होंने इनको यकजा करके रखा, और उसके बाद कभी ऐसी फूट नहीं पड़ी। आगे जाके हमने नहीं देखा कि कोई टुकड़ा हुआ। तो मुझे लग रहा है टुकड़ा तो नहीं होता, बटते तो नहीं। हाँ ये है कि थोड़ी सी समझदारी से अगर काम लिया जाता तो शायद ये सा क्वेश्चन भी नहीं होता। मुझे बार बार ये फील आती है, और मुझे बहुत कम बातों पे फील आती है, लेकिन मुझे ये वाली फील बड़ी स्ट्रांगली आती है कि ना होता तो ठीक था। मतलब थोड़ा सा समझदारी से, थोड़ा सा समझ लेते, यार ये लोग फसाद डलवा रहे हैं, यार हम तो इनको भगाने निकले थे, हम क्यों लड़ रहे हैं, हम तो रह रहे थे यार साथ में। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, हाँ लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, मुझे लगता है टुकड़े तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं मानती इस बात को। बहुत अच्छे से लेकर चल रहे हैं वो, वहाँ पे बड़ी लैंग्वेजेस हैं, बड़े कल्चर्स हैं, बड़े ट्रेडिशंस हैं। आप वाकई वेस्ट बंगाल के लोगों को देख लें, केरला के लोगों को देख लें, महाराष्ट्र के लोगों को देख लें, एक से बढ़कर एक है, बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंसेस है, लेकिन यूनिट है, यकजा है, एक साथ है, और हमेशा रहेंगे। तो एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, और एक अनुमान था, एक गेस्ट, मतलब है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। तो इस वक्त तो
साफ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के क्या मामलात हैं, क्या हालात हैं। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त पेरमीटर वीडियो दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।